हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए हम लोग हमारा जो यूनिट 24 था उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कॉमन ऑपरेशनल टर्म्स एस्पेक्ट्स इन लोन फंक्शंस। ठीक है, ये हमको स्टार्ट करना है आज। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसमें सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड यूज ऑफ द फंड्स। एंड यूज ऑफ द फंड्स क्या होगा कि जिस पर्पस के लिए लोन दिया जा रहा है उसी पर्पस पे बोरोवर को वो लोन यूटिलाइज करना है। वो ऐसा नहीं कि उसने जिस बिजनेस पर्पस से लिया है और वो लोन वो इन्वेस्टमेंट में कहीं लगा रहा है, ऐसा वो नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर वो जिस पर्पस के लिए उन्होंने लोन लिया है, एप्लीकेशन में उन्होंने जो स्टेट किया था, जो उन्होंने बताया था और बैंक ने उसको देख के लोन अप्रूव किया, तो बोरोवर को भी चाहिए कि वो उसी पर्पस के लिए लोन का यूटिलाइज करेगा। The loan amount is being used for the purpose stated in loan application, not diverted. ये नहीं होना है, ये हमको एंड यूज ऑफ द फंड्स करवाना है बोरोवर से। दूसरा है प्राइमरी एंड कलेक्ट्रल सिक्योरिटीज। तो प्राइमरी सिक्योरिटीज क्या होता है? जो सिक्योरिटीज या जो एसेट्स बैंक फिनांस या बैंक की लोन के द्वारा क्रिएट किया जाता है उसको हम लोग प्राइमरी एसेट्स बोलते हैं, प्राइमरी सिक्योरिटीज बोलते हैं। और कलेक्ट्रल सिक्योरिटी होता है जो एडिशनल सिक्योरिटी होता है, जो बोरोवर बैंक को प्रोवाइड करता है एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में, लैंड मॉर्गेज या अदर कुछ भी। ठीक है, तो जैसे कि सपोज करिए कि अगर हाउस बिल्डिंग लोन है, और हाउस बिल्डिंग लोन में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि लैंड तो खाली होता है, वैकेंट होता है, उस पे जब हम लोन देते हैं हाउस बिल्डिंग लोन, तो कस्टमर बैंक फिनांस के ही पैसों से सारे रॉ मटेरियल्स खरीदता है और फिर बिल्डिंग बनाता है। तो चूंकि वो जो बिल्डिंग बना है, जो मटेरियल्स लगा है, उसका पैसा किसने दिया? बैंक ने दिया है। इसीलिए जब तक लोन पूरा तरह से कंप्लीट रीपेमेंट नहीं हो जाता, लिक्विडेट नहीं हो जाता, तब तक वो बैंक की प्राइमरी सिक्योरिटी होती है। ठीक है, सपोज करिए कि कोई कस्टमर एक बिजनेस लोन ले रहा है और उसमें एक वो अपना लैंड मॉर्गेज दे रहा है। तो अभी वहां पे समझिए आप कि बिजनेस वो कर रहा है, तो बिजनेस जो करेगा उसके लिए वो क्या, उनके पास प्रोडक्ट होना चाहिए, स्टॉक होना चाहिए। तो वो बिजनेस जो लोन ले रहा है बैंक से, उससे वो स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो वहां पे बैंक का पैसा कहाँ पे यूज हो रहा है? स्टॉक में। तो वो बैंक के लिए प्राइमरी सिक्योरिटी होगी। अब बैंक कह रहा है कि हम आपको 1 करोड़ 2 करोड़ का लोन दे रहे हैं, आप हमको कुछ सिक्योरिटी दीजिए एडिशनल। तो कस्टमर क्या कर रहा है उसे, या तो लिक्विड सिक्योरिटी के रूप में कुछ दे रहा है, फिक्स डिपॉजिट, या कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहा है। ठीक है, या यूलिप पॉलिसी दे रहा है, या बोल रहा है आप मेरा लैंड ले लो मॉर्गेज। तो ये जो सिक्योरिटी है जो उस लोन के अगेंस्ट में, सीसी लोन या कैश क्रेडिट लोन के अगेंस्ट में दी जा रही है, इसको हम लोग बोलेंगे एडिशनल सिक्योरिटी, और ये है कोलेटरल सिक्योरिटी। चलिए, तो आप प्राइमरी और कोलेटरल सिक्योरिटी समझ के आगे बढ़ते हैं। तीसरा होता है पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ गारंटर। अभी बहुत सारे केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई आप एक गारंटर दे दो। अगर कोई नॉर्मल सेल्फ एम्प्लॉयड लोन लेता है तो आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय गारंटर दे दो, क्योंकि हमें वहां पे सेफ्टी चाहिए होती है, तो हम लोग गारंटर डिमांड करते हैं एज पर बैंक नॉर्म्स। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्ड पार्टी गारंटी बोलते हैं। लेकिन क्या होता है इन केस, अगर सपोज करिए गारंटर तो हमने ले लिया, गारंटर ने तो गारंटी दे दी कि हाँ अगर ये लोन नहीं चुका पाएगा तो मैं दूंगा। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि अगर वो लोन नहीं चुका पाता है बोरोवर, तो गारंटर के ऊपर में ये आती है, लायबिलिटी आती है। लेकिन गारंटर का जो एसेट्स है, बैंक उसके ऊपर में डायरेक्ट चार्ज नहीं कर सकता है। वो गारंटी दिया मगर उसके एसेट्स के ऊपर में चार्ज नहीं होता है नॉर्मल के कोर्ट्स में। अगर कोर्ट केस है, कोर्ट में ऑर्डर है, अगर कोर्ट का जजमेंट है, तभी जाके हम लोग गारंटर के एसेट्स को सेल कर सकते हैं बैंक का लोन लिक्विडेट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा है हमारा फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग चार्जेस। अब यहाँ पे समझिएगा फिक्स और फ्लोटिंग चार्जेस क्या होता है।
देखिए फिक्स चार्जेस क्या होता है कि जो चार्जेस किसी सिक्योरिटी के ऊपर में लगाई जाती है, ठीक है, तो वो फिक्स्ड होती है, वो जब तक लोन लिक्विडेट नहीं होता है वो फिक्स्ड रहती है। जैसे मॉर्गेज हो गया, ठीक है, ये फिक्स चार्जेस है। आपने लोन लिया प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, तो आपका वो प्रॉपर्टी बैंक के पास फिक्स्ड चार्ज के रूप में मॉर्गेज है, ठीक है। फ्लोटिंग चार्जेस क्या होता है, आपने एक बिजनेस लोन लिया तो आपका प्राइमरी सिक्योरिटी क्या है, स्टॉक है। स्टॉक बैंक के पास क्या है, हाइपोथिकेट है। लेकिन इन केस अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो वो जो चार्ज है फ्लोटिंग चार्ज, वो फिक्स चार्ज हो जाएगा। इन केस आप डिफॉल्ट करते हैं तो फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। तो आप अगर डिफॉल्ट करते हैं तो बैंक क्या बोलेगी, तुम्हारा जो भी स्टॉक है उसको तो बैंक का है, तुम उसको छोड़ो, तुम पहले उसको दो, बैंक उसको सेल करके लिक्विडेट करेगी, बाकी पैसा भी तुम चुकाओ। तो जो फ्लोटिंग चार्ज था, इस पे बैंक का पूरा अधिकार नहीं था, क्योंकि उसी प्रोडक्ट्स पे उसी स्टॉक को तो वो बेच के पैसा कमा रहा था या उसको कैश में कन्वर्ट कर रहा था। लेकिन जैसे ही आपका लोन खराब होता है तो बैंक क्या बोलता है, अभी तो वो स्टॉक बैंक का है, तुम लोन तुम्हारा खराब हो गया है तो तुम वो स्टॉक तुम्हारा नहीं है, बैंक उसको बेच के अपना लिक्विडेट करेगी। तो वहां पे वो फिक्स चार्ज हो गया। और मैंने पहले ही आपको बोला फिक्स चार्ज क्या, जब अनटिल आपका लोन लिक्विडेट नहीं होता है तो जो भी एसेट्स पे जो चार्ज लगते हैं उसको फिक्स चार्ज बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो पांचवा है हमारा मार्जिन। मार्जिन के बारे में, मार्जिन क्यों लिया जाता है, एक ये अच्छा क्वेश्चन है कि मार्जिन हम लोग क्यों लेते हैं। देखिए, ये हमारा रिस्क परसेप्शन होता है कि अगर कोई भी बोरोवर को, अगर वो कोई भी लोन, सॉरी कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो अगर बैंक ही उसको सारे पैसे दे दे तो वो थोड़ा कैजुअल हो जाएगा, केयरलेस हो जाएगा, चलो मेरा तो कुछ नहीं लगा है, मुझे मेहनत क्यों करना है, बिजनेस चला तो चला, नहीं तो ठीक चला है, अगर लोन डूबा भी तो ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करेंगे जाएंगे, ऐसा होगा। तो जिस लोन में मार्जिन नहीं होता है, कम होता है और नहीं के बराबर होता था, तो वो लोन क्या होता था, हमारा खराब होने के चांसेस ज्यादा थे और खराब होते भी थे। तो इसलिए रिस्क परसेप्शन कहता है कि आप ऐसा करो कि आप पूरा पैसा उसे मत दो, कुछ पैसा उसे भी लगाने दो बिजनेस में, ताकि जब वो खुद का पैसा लगाएगा तो उसको तो डर रहेगा ना कि अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा, अच्छे से बिजनेस नहीं चलाऊंगा, तो मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा। तो इसीलिए पूरा पैसा बैंक नहीं देती है, मार्जिन के रूप में उसको रखती है। तो अब सपोज करिए बिजनेस लोन है, तो बिजनेस लोन में हम लोग क्या करते हैं, जब ड्राइंग पावर देते हैं तो उसका स्टॉक को हम लोग एज ए मार्जिन दिखाते हैं कि हाँ, उनका स्टॉक 25% है, 35% है, जो भी है वो डेप्ट से उसको एज ए मार्जिन के रूप में हम लोग रखते हैं, और बाकी हम उसको लिमिट देते हैं। तो मार्जिन इसलिए जरूरी है ताकि बोरोवर को भी क्या रहे, अंदर से ऐसा हो कि हाँ भाई मेरा भी पैसा लगा है, मुझे बिजनेस को अच्छे से चलाना है, इसलिए मार्जिन हम लोग लेते हैं। छठा टर्म है रीफिनांस। रीफिनांस क्या होता है कि जब बैंक एग्री एलाइड में या प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में जब बैंक लोन देती है, आरआरबी, पीएसबी, जो भी कमर्शियल बैंक है, तो हमारे कुछ बैंक्स हैं जो कि उस पर रीफिनांस करते हैं, ठीक है। रीफिनांस करते हैं, नाबार्ड है, सिडबी है, एक्सिम है, मतलब जो लोन आपने दिया है उसके बदले में जो पैसा आपने बोरोवर को दिया है, आपको नाबार्ड वो पैसे आपको दे देगी, लेकिन रिस्क आप पे बना रहेगा क्योंकि वो लोन लिक्विडेट नहीं होता है, रिस्क नहीं चेंज होगा, रिफिनांस हो जाएगा, आपके कैपिटल में कमी नहीं आएगी, जो कैपिटल आपने लोन के रूप में दिया है, ठीक है, वो आपको रिफिनांस के द्वारा मिल जाएगा, मगर आपका रिस्क कम नहीं होगा क्योंकि वो जब तक वो लोन लिक्विडेट नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये बैंक के जो है एक्सिम बैंक, नाबार्ड, सिडबी, ये लोग क्या करती है, रीफिनांस करती है। नाबार्ड क्या करती है, एग्रीकल्चर लोन पे रीफिनांस करती है। सिडबी क्या करती है, जो हमारा मुद्रा होता है, ठीक है, एमएसएमई लोन होता है, ठीक है, तो इस पे वो रीफिनांस करती है। एक्सिम बैंक क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस पे जो भी हमारा पैसा लगा होता है उस पे वो रिफिनांस कर देती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां हमारा क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट। आपको पहले से पता है, रिस्क रेटिंग के बारे में भी पता है, रिस्क क्या होता है, तो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट भी हमें करना होता है। आठवां है हमारा क्रेडिट एक्सपोजर, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। एक्सपोजर हर बैंक का होता है, मैंने लास्ट क्लासेस में बताया कि इंडिविजुअल का कितना होगा, ज्वाइंट का कितना होगा, ग्रुप का कितना होगा, ठीक है। चलिए, ऑपरेशनल प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग लोन। अब लोन को हैंडलिंग करने के लिए क्या ऑपरेशनल प्रोसेस है, देखिए हर बैंक में ये थोड़ा कह सकते हैं कि पेक्यूलर टाइप का होता है, नॉट जस्ट लाइक यूजुअल होता है, जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा नहीं, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में इसका फॉर्मल वे क्या है, कि लोन को हैंडलिंग करने का फॉर्मल वे क्या होता है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि बोरोवर आपके पास आता है या आप बोरोवर के पास जाते हैं, अगर कोई लीड मिलती है तो वहां पे आप क्या करते हैं, एज ए फॉर्मल जो एक स्टैंडर्ड
फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मल रिक्वेस्ट लेटर आप लेते हैं कस्टमर से कि उनको लोन चाहिए होता है, ठीक है। यहीं पे पहले स्टेप्स की शुरुआत होती है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है कोई भी लोन्स का, ठीक है। या आपको लीड मिला, आप कस्टमर के पास गए, या कस्टमर को लोन चाहिए तो वो खुद बैंक चल के आया, उन्होंने एक फॉर्मल लेटर में एक रिक्वेस्ट लिख के दिया कि मुझे ये लोन चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, रिसिप्ट ऑफ लोन्स, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा स्टेप क्या होता है। अब यहाँ पे एक चीज आपको और ये भी ध्यान रखनी है कि रिसिप्ट ऑफ लोन एप्लीकेशन जैसी होता है बैंक में, तो बैंक के पास अपना एक लोन रजिस्टर भी होता है, ठीक है। तो जो भी कंसर्न क्रेडिट ऑफिसर होते हैं ब्रांच के, या जो भी चार्ज में होते हैं, या जिनकी भी वो ड्यूटी है, या जिनका भी वो काउंटर है जो उनको असाइन किया गया, एलोकेट किया गया है, वो क्या करेंगे, बैंक का एक लोन रजिस्टर होता है एज पर आरबीआई पॉलिसी, कि आपको उस लोन रजिस्टर में उसको रिसीव करना है। पहला तो रिसीव रजिस्टर हो गया। दूसरा क्या है कि ये आपको इंश्योर करना है कि उस कस्टमर ने जिस लोन के लिए एप्लीकेशन किया है उसके रिगार्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रिसीव हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ठीक है। वो सारे कुछ जीएसटी, इनकम टैक्स रिटर्न, सैलरी स्लिप, केवाईसी डॉक्यूमेंट, तो वो जो प्रोडक्ट के लिए वो अप्लाई किया है उसके रिगार्डिंग जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपने रिसीव किया है कि नहीं किया है। ये फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी लोन प्रोसेस का। दूसरा क्या होता है, दूसरा जैसे जब हमको सारा डॉक्यूमेंट मिल जाता है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट, तो हम क्या करते हैं, उसका असेसमेंट शुरू करते हैं, वायबिलिटी चेक करते हैं, क्रेडिट वर्दीनेस चेक करते हैं कि लोन असेसमेंट उसकी वायबिलिटी है कि नहीं, प्रोजेक्ट ठीक है कि नहीं, लोन देंगे रिपेमेंट ठीक होगा कि नहीं होगा, इनकम जनरेट कर पा रहा है कि नहीं प्रोजेक्ट, ठीक है। ये सब हम लोग फिनेंशियल जो पैरामीटर्स है उसके द्वारा चेक करते हैं। बोरोवर का क्रेडिट वर्दीनेस ठीक है नहीं, कहीं इंसॉल्वेंट तो नहीं है, ठीक है, ठीक है, फ्रॉड तो नहीं है, ये सब चीजें हम लोग असेसमेंट में करते हैं, और हम लोग ये पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग के ही क्लास में, ठीक है। इसमें सिविल वगैरह भी हमें देखना होता है, कोलेट्रल देखते हैं हम लोग, आरबीआई डिफॉल्ट लिस्ट देखते हैं, ठीक है, लोकेशन देखते हैं, प्रोजेक्ट देखते हैं, रेशियो वगैरह एनालाइज करते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री का टाइप देखते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है हमारा लोन सैंक्शन। जब हम लोग ये देख लेते हैं यहाँ पे भी अगर ओके हमें मिल जाता है तो हम लोग उसको लोन सैंक्शन कर देते हैं विद जो बैंक का गाइडलाइंस है, जो कि बैंक का टर्म एंड कंडीशन है, उसके द्वारा हमारा लोन सैंक्शन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट स्टेप है हमारा डिसबर्समेंट। अब देखिए डिसबर्समेंट ये डिपेंड करता है लोन के टाइप पे। अगर टर्म लोन हो तो क्या होगा, टर्म लोन अगर होगा, अच्छा चलिए पहले सीसी की बात कर लेते हैं, सीसी ओवरड्राफ्ट की, तो ये आपका ड्राइंग पावर ड्रॉल हो जाता है, ठीक है। इस पे कस्टमर अपने हिसाब से पैसे निकालते हैं और जमा करते हैं, उनका डे टू डे बिजनेस के लिए वो जरूरत होता है। अब आते हैं हम लोग टर्म लोन में। टर्म लोन में क्या होता है, वो एज ए कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है उसके एप्लीकेशन के अनुसार, या जो उनका प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से हम लोग डिसबर्समेंट करते हैं। सपोज करिए अगर एक हाउस लोन है, तो हाउस लोन में क्या होगा कि हम लोग फेज बाय फेज डिसबर्स करते हैं, 3 से 4 फेज में लोन को डिसबर्स करते हैं, ठीक है। और वो लोन डिसबर्स होके कहाँ पे जाएगा, तो हमें ये वहां पे अपना ड्यू डिलीजेंस यूज करना होता है डिसबर्समेंट के टाइम में, कि कस्टमर वो पैसा कहाँ खर्च कर रहा है। अगर वो दुकान से सामान खरीद रहा है, अगर हाउस लोन है तो वो क्या खरीदेगा, रॉड खरीदेगा, सीमेंट खरीदेगा, ठीक है। तो रॉड और सीमेंट खरीदेगा तो हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे आपको जहां से खरीदना है वहां से उसका ये ला करके दो, कोटेशन ला के दो, हम लोग आपको वहां से दे देते हैं, उस अकाउंट में डिसबर्स कर देते हैं। पहला तो सबसे सेफ होता है ताकि फंड को वो डाइवर्ट नहीं कर सके। दूसरा क्या, अगर बोरोवर ने खुद क्रेडिट पे माल खरीद के लाया तो वो बिल ला करके देगा, फिर हम उस बिल के अगेंस्ट में उसके अकाउंट में वो डिसबर्स करते हैं। लेकिन बेस्ट होता है कि आप जहां से वो अगर परचेस करा, चुकी अगर वो चीजें परचेस कर रहा है, आपको चीजों को अगर मार्केट से परचेस करना है तो आप पैसा मार्केट में ही दो, कस्टमर के हाथ में देने की जरूरत नहीं है, वो निगोशिएट करेगा, कितना में से खरीद के लाना है उस हिसाब से वो लेके आएगा, ठीक है। लेकिन फाइनली वो जो आपको देगा मेमो उसके हिसाब से आपको पेमेंट करना है, ठीक है। और वहां पे आपको एक चीज ये भी देखनी है कि फेज बाय फेज है, तो आपको फर्स्ट फेज का आप जब आप उन्होंने आपने डिसबर्समेंट किया, फिर आपको यूटिलाइजेशन चेक करना है, यूटिलाइजेशन प्रॉपर है, फिर आप सेकंड फेज करोगे, उसका प्रॉपर है, थर्ड फेज करोगे, नेक्स्ट फेज, मतलब अगर आप फेज बाय फेज में करें तो ये सेफ है, ताकि आपका लोन का जो फंड है वो डाइवर्ट नहीं हो। चलिए पांचवा हम लोग बोलते हैं मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन।
लोग लास्ट क्लास में इसको पढ़े ही, लोन मॉनिटर कैसे होता है, तो इसको ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इंस्पेक्शन के द्वारा हम लोग करते हैं ना, रिव्यू कराते हैं, एनुअल रिव्यू करते हैं, तो ये सब चीज़ें, फैक्ट्री विजिट करते हैं, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ी वो है। सॉरी, यहाँ पे ये 6 नंबर होगा। ओह, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कॉपी पेस्ट में दिक्कत हो गई। यहाँ पे आपका जो है सिर्फ 5 ही हमारा होगा, ठीक है, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन। और मॉनिटरिंग और सुपरविजन अगर हमारा सही से हो तो लोन लिक्विडेट हो जाएगा, कंप्लीटली एक दिन बंद हो जाएगा, ठीक है, बोरोवर लोन को कंप्लीट बंद कर देगा टाइम पीरियड में। लेकिन अगर हम यहाँ पे फेल होते हैं तो फिर हम हमारा एनपीए बढ़ेगा। चलिए, अब आते हैं हम लोग अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ लोन प्रोडक्ट्स। अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ लोन प्रोडक्ट्स, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्या होगा इसको देख लेते हो। तो अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ लोन प्रोडक्ट में देखिए क्या होता है कि जब हम लोग लोन डिसबर्स करते हैं, तो वो जो चीजें मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई कि उसका जो कस्टमर अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, अगर सीसी है तो खुद से कर रहा है, अगर टर्म लोन है तो हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर के लोन अकाउंट को डेबिट करते हैं और जहाँ पे पैसा डालना होता है वो क्रेडिट करते हैं। ये तो डबल एंट्री सिस्टम है हमारा, जो कि हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो कस्टमर के करंट अकाउंट में भी दे सकते हैं, थर्ड पार्टी पेमेंट कर सकते हैं, ड्राफ्ट पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें हमारी है। इसके बाद कस्टमर जब रिपेमेंट की बारी आएगी तो कस्टमर क्या करेगा, उस पैसे को या तो अपने अकाउंट में जमा करेगा डायरेक्ट, या तो वो अगर उसका अदर बैंक में अकाउंट है तो वहां से वो क्या करेगा, ईसीएस मैंडेट देगा, एनएससीएच मैंडेट देगा, ये सब चीजें वो वहां से देगा, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन करके देगा। तो ये सब चीजें है कि अकाउंट एक्सपर्ट्स में ही आती है, लोन डिसबर्समेंट से लेकर लोन पेमेंट तक। आगे बढ़ते हम लोग बेसिक ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन ऑन लोन प्रोडक्ट्स। अब बेसिक ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन ये हर एक क्रेडिट ऑफिसर को जानना चाहिए। अगर उनको इस चीज की जानकारी नहीं है तो समझिए कि थोड़ी इशू हो सकती है, और उन्हें इन चीजों की जानकारी होने के बाद ही उन्हें कोई लोन प्रोसेस करना चाहिए। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एरियाज विच द ऑपरेटिंग पर्सनल ऑफ ए बैंक आर एक्सपेक्टेड टू नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्या, बैंक्स लोन पॉलिसी। बैंक की जो लेंडिंग पॉलिसी होती है इसको पढ़िए, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके बैंक में जो भी प्रोडक्ट है, जो भी लोन है, इस पॉलिसी के बाहर नहीं है। और ये पॉलिसी आपको जैसा कहता है आपको उसी के अनुसार लोन को प्रोसेस करना है। दूसरा है लोन प्रोडक्ट ऑफ द बैंक। बैंक का जो भी लोन प्रोडक्ट है वो हर प्रोडक्ट के बारे में आपको जानना है, वो किसके लिए है, किस पे सुटेबल करेगा, प्रोडक्ट की क्या खासियत है, क्या रिपेमेंट पेमेंट है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये सब चीजें हर प्रोडक्ट के बारे में अवेयर होना जरूरी है। तीसरा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ईच लोन प्रोडक्ट। अब हर लोन प्रोडक्ट के लिए कौन सा एलिजिबल एप्लीकेंट है, कौन सा बोरोवर के लिए प्रोडक्ट बनाया गया है, एलिजिबिलिटी क्या होगी उसको, ये आपको जानना जरूरी है। चौथा है एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर ईच प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट के लिए वो अप्लाई करता है उसका एप्लीकेशन फॉर्म अलग होगा। डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द एप्लीकेंट्स, ये हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो हमें कलेक्ट करना है। फिर अप्राइजल आपको अच्छे से करना है, अप्राइजल मेथड कौन सा यूज होगा ये भी आपको जानना है, फिर वो मेथड लगा के आपको अप्राइजल में यूज करना है। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है, मार्जिन भी आपके बारे में बात करनी, रिपेमेंट पीरियड होगा, ईच प्रोडक्ट के बारे में आपको जानना है कि किसका कितना रिपेमेंट पीरियड है, ठीक है। प्रोसेसिंग फी, ये आपको जानना है एज पर बैंक पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट, पैनल इंटरेस्ट रेट, अदर टर्म एंड कंडीशन, ये सब आपको जानना है और बोरोवर के साथ शेयर भी करना है। रिक्वायरमेंट ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी, पर्सनल गारंटी रिसीव, अब प्रोडक्ट के हिसाब से वो क्या रिक्वायरमेंट है ये भी आपको जानना है। प्राइमरी सिक्योरिटी चाहिए, कोलेटरल चाहिए, प्राइमरी से काम हो जाएगा यानी कोलेटरल चाहिए, या गारंटी चाहिए, थर्ड पार्टी गारंटी, ये भी आपको यहाँ से जानना पड़ेगा। नेक्स्ट है लीगल फॉर्मेलिटीज फॉर क्रिएटिंग चार्ज एंड डॉक्यूमेंटेशन पोजीशन सेफगार्ड इंश्योरेंस ऑफ प्राइमरी और कोलेटरल सिक्योरिटी। अब लीगल फॉर्मेलिटीज क्या है, आपको डॉक्यूमेंट वेटिंग कराना है, स्टाम्पिंग कराना है डॉक्यूमेंट का, ये सब लीगल फॉर्मेलिटीज है, ठीक है। रेवेन्यू कलेक्ट करना है, और इसके अलावा आपको जो आपका एसेट्स है प्राइमरी या कलेक्टर जो भी है उनका आपको क्या करना है, इंश्योरेंस करवाना है, ताकि अगर कोई भी तरह का डैमेज होता है तो उस डैमेज के अगेंस्ट में आपको कंपनसेट मिल सके। नेक्स्ट है आपका प्रोसीड्यूर फॉर डिसबर्सल ऑफ लोन अमाउंट एंड कंडक्ट मेंटेनेंस ऑफ द लोन अकाउंट, ठीक है। तो आपको जो डिसबर्समेंट वगैरह है वो एज पर आपका जो शेड्यूल है उसके अनुसार ही आपको करना है, कैसे करना है वो डिपेंड करेगा प्रोडक्ट पे। मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप रिक्वायरमेंट, अब लोन तो आप दे दिए, उसके अलावा आपको कंटिन्यूअस प्रोसेस में सुपरविजन और मॉनिटरिंग करना था कि लोन खराब ना हो और अपना सही से वो लिक्विडेट हो सके।
रिकवरी रिहेबिलिटेशन प्रोसेस इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर लोन इसके बाद अगर खराब होता है तो आपको क्या करना है, रिकवरी करना है। रिकवरी का जो सही मैकेनिज्म है, इस पर बैंक गाइडलाइंस वो आपको यूज करना है, ड्यू डिलिजेंस यूज करना है, एक्शन तुरंत लेना है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन देखे फिर नेक्स्ट दिन सोचेंगे। इंस्टेंट जो भी हमारे एक्शन प्रोसीड्यूर्स में आते हैं उसको आपको फॉलो अप करना है। आरबीआई गाइडलाइंस रिगार्डिंग बैंक लेंडिंग का जो भी हमारा आरबीआई गाइडलाइंस है उसको भी आपको जानना है और उसको। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग मैनुअल्स फॉर लोन एंड एडवांसेस। ठीक है, चलिए ऑपरेटिंग मैनुअल्स में देखिए क्या है कि सबसे पहली बैंक की लेंडिंग पॉलिसी होती है। ठीक है, और ये उनके कंसर्न स्टाफ को इसकी गाइडलाइंस पता होनी चाहिए। ठीक है, और बैंक का भी ये होता है कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग कराए ताकि बैंक गाइडलाइंस उन्हें पता चले। ठीक है, और बैंक को बैंक गाइडलाइंस अपने स्टाफ को प्रोवाइड करना उनका ये एक ड्यूटी है। ठीक है, तो वो ट्रेनिंग के माध्यम से करे या जैसे भी करे, बट उनको वो प्रोवाइड करानी है। दूसरी है हमारा प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिट। हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिट है ये भी स्टाफ को जानना जरूरी है कि क्रेडिट का क्या प्रिंसिपल है, कैसे हम देंगे। ठीक है, ओवरऑल ये भी हमको जानना जरूरी है। और तीसरा है हमारा लीगल कॉम्प्लायंस, रेगुलेटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क जो भी है क्रेडिट से रिलेटेड, उस गाइडलाइंस को भी हमें जानना है। तो बैंक अपने कंसर्न स्टाफ को ये सब डिटेल्स को प्रोवाइड कराना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सैंपल ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि गुड्स के अगेंस्ट में कैसे हम लोग लोन देते हैं और क्यों देते हैं, क्या रीजन है। आप देखिए, जब भी आप किसी गुड्स के अगेंस्ट में लोन दे रहे हैं दैट्स मीन्स आपको बिजनेस लोन दे रहे हैं। और बिजनेस लोन अगर आप दे रहे हो तो आप गुड्स के अगेंस्ट में दे रहे हो, रॉ मटेरियल्स के अगेंस्ट में दे रहे हो, या क्लोजिंग स्टॉक्स के अगेंस्ट में दे रहे हो, या स्टॉक इन ट्रेड के अगेंस्ट में दे रहे हो, या पाइपलाइन में जो है अंडर प्रोसेस है उस स्टॉक के अगेंस्ट में आप दे रहे हो, क्रेडिट प्रोवाइड करा रहे हो। तो वो गुड्स आपके हाइपोथिकेशन में है, आपके एप्लीकेशन में है और आप उसके अगेंस्ट में क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हो बोरोवर को। तो इसमें जनरल गाइडलाइंस क्या कहता है कि आपको यह ध्यान रखनी है इस चीजों में कि जो गुड्स है हमारा, जो सामान है हमारा, वो जो है तुरंत खराब ना हो सके। ठीक है, तुरंत क्या हो सके, खराब ना हो सके। ठीक है, तो वो हमारा जल्दी खराब ना हो सके। ठीक है, तो ऐसा हमको ध्यान में रखना है। दूसरा क्या है कि जो गुड्स है हमारे पास वो इजीली मार्केटेबल है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है तो वो मार्केट के रीच से बाहर है, तो ऐसा भी गुड्स नहीं होना चाहिए। तीसरा हमारा क्या पॉइंट होगा, तीसरा हमारा पॉइंट होगा कि गुड्स का जो प्राइस है ना वो हमें तुरंत पता चल सके कि मार्केट की क्या प्राइस है ना, डे टू डे प्राइस उनकी हमें पता चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है और हमें हम प्राइस के रीच से काफी दूर है। तो ये भी हमें ऐसा गुड्स होना चाहिए जिसका डे टू डे प्राइस इजिली जो है कि हमारे एक्नोलेज में आ सके या हम असरटेन कर सके उसको। ठीक है, और ऐसा नहीं हो कि अचानक से स्टेबल है और अचानक से फ्लक्चुएट हो गया। इस तरह का गुड्स के अगेंस्ट में क्रेडिट देना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब जनरल में ही एक टर्म आपका आता है कि आपको किस टाइप के गुड्स के प्लेज के अगेंस्ट में क्रेडिट देना है। तो देखिए, जो गुड्स सेफ होगा, प्रॉपर रिसिप्ट होगा, उसका स्टोरेज सही होगा, डिलीवरी सही होगा, उसके अगेंस्ट में आपको देना है। जिस गुड्स का रिकॉर्ड मेंटेनेंस हो रहा है, डिलीवरी का, बनने का, सब कुछ का अगर प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है तो आप उसके अगेंस्ट में दो। इसके अलावा क्या हो रहा है कि जो भी गुड्स डैमेज हो रहा है, खराब हो रहा है, उसका भी प्रॉपर क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड्स होना चाहिए और उसका मेजर होना चाहिए। ठीक है, उसका सॉल्यूशन होना चाहिए जो भी प्रॉपर गुड्स खराब हो रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तीसरी चीजें क्या है कि अगर सपोज करिए उसने उधार से कोई माल खरीद लिया, क्रेडिट से खरीद लिया और वो गुड्स किसी और की है और वो बोल रहा है कि ये मेरा है, उसका रिकॉर्ड्स नहीं शो कर रहा है कि वो गुड्स किसी और का, तो उसके अगेंस्ट में आपको क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देनी है। जो उसका खुद का गुड्स है, उसका मेमो जो सपोर्ट करता है, बिल सपोर्ट करता है, उसके अगेंस्ट में आपको एडवांस देने हैं।
दूसरी चीज आती है मार्जिन। मार्जिन के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। तो उनके पास जो भी गुड्स होगा, तो हम लोग ड्राइंग पावर कैसे बनाते हैं कि उसको लिमिट जो देते हैं उसमें उसको कैसे ड्राइंग पावर देते हैं वो पैसा उतना विड्रॉ कर पाए। जो उसका स्टॉक होता है उसी को हम लोग, उसी पे हम लोग मार्जिन चार्ज करते हैं। और 25 से लेकर 35% हम लोग मार्जिन चार्ज करते हैं। सपोज करिए अगर 1 करोड़ का, 100 लाख का अगर उनका गुड्स है उनके पास, तो हम लोग उसका 25% मार्जिन रख करके 75 to 70 लाख का उनको हम लोग क्या करेंगे, सैंक्शन लिमिट प्रोवाइड कराते हैं। ये मार्जिन है हमारा। ठीक है। तीसरा है हमारा वैल्यूएशन। वैल्यूएशन काफी इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि आप जो लोन और क्रेडिट दे रहे हैं वो गुड्स के अगेंस्ट में दे रहे हैं, कोई कोलेटरल सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं है, ये आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी है। ठीक है। या तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो गुड्स आपके पास है, आपके हाइपोथिकेशन में है, उसका वैल्यूएशन प्रॉपर होना चाहिए। उसका क्या होना चाहिए, प्रॉपर वैल्यूएशन होना चाहिए। ठीक है। वैल्यूएशन आपको उसका प्रॉपर करना है। अब वैल्यूएशन आप कैसे करेंगे, तो जो भी गुड्स है उसका जो मार्केट प्राइस होगा या इनवॉइस प्राइस होगा, ठीक है, जो भी इन दोनों में लोअर होगा उसी को हम लोग उस वैल्यू पकड़ेंगे उसका। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो मार्जिन में भी हम लोग वही पकड़ेंगे, जो गुड्स का जो मार्जिन पकड़ेंगे तो ऐसा गुड्स का मार्जिन पकड़ेंगे जिसका इनवॉइस प्राइस या मार्केट प्राइस में जो भी नीचे होगा, लोअर होगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा है, अगर मैन्युफैक्चरिंग के अलावा जो भी है तो उसमें भी हम लोग इनवॉइस प्राइस और मार्केट प्राइस जो भी होगा लोअर, उसको हम लोग पकड़ लेंगे। ठीक है। तो ये हमारा वैल्यूएशन पकड़ने का एक तरीका है। ठीक है। और इसके लिए बैंक से, ब्रांच से स्टाफ जाते हैं और सारा लिस्ट दे करके उसका वैल्यूएशन निकालते हैं। इन केस अगर आप ब्रांच ऑफिशियल सेटिस्फाइड नहीं है, कि उनको कुछ डाउट है, तो वो वैल्यूअर को बुला सकते हैं। वो क्या करेंगे, वैल्यूअर को बुलाएंगे, जो एक्सपर्ट वैल्यूअर होंगे वो उस गुड्स का वैल्यू एक्सेस करेगा, और वो जो चार्जेस है वो बोरोवर को बियर करने पड़ेंगे। ठीक है। तो वैल्यूएशन भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप समय समय पे अगर वैल्यूएशन नहीं करते हैं तो प्रोडक्ट की क्या वैल्यूएशन है और आप उसको क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे हैं। ठीक है। सपोज करिए कि आप पहले उसको जो क्रेडिट फैसिलिटी दिए थे वो उसकी वैल्यू आज के डेट में 1,000 रुपए है। ठीक है। और आपने उनको 1,000 रुपए के अगेंस्ट में 700 का लोन दिया है आज के डेट में। अब 2 साल बाद ये क्या हो जाती है, उसका लोन लिमिट 700 है। और अगर आप वैल्यूएशन नहीं करते तो 2 साल के बाद उस प्रोडक्ट की कीमत 2,000 अगर हो जाती है, तो भी तो आप उसको 700 ही दे रहे हो। तो अंडर फिनांस हो जाएगा वहां पे। या वैल्यू कम हो गई, 2,000 थी अभी उसकी वैल्यू 900 हो गई, फिर भी आप लिमिट 700 दे रहे हो, तो वहां पे एक्सेस फिनांस हो गया। तो वैल्यूएशन टाइम टू टाइम आपका होना चाहिए। ठीक है। चलिए, चौथा आता है हमारा मार्केटेबिलिटी। मार्केट बहुत बड़ा चीज है, अगर मार्केट नहीं होगा तो अपना प्रोडक्ट को कैसे बेचोगे, है ना। अब देखिए, मार्केटेबिलिटी की अगर बात करें तो आप सिर्फ उसके फिनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंट ट्रांजैक्शन से आप मार्केटेबिलिटी चेक नहीं कर सकते हो। गुड्स के टर्नओवर देख करके कि हाँ इतना सेल्स हो रहा है, तो आप इसको नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको थोड़ा ड्यू डिलिजेंस यूज करना होगा। लेजर अकाउंट के भरोसे अगर आप सोचोगे कि इसकी मार्केटेबिलिटी हम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। कि या आप रेगुलर स्टॉक स्टेटमेंट ले रहे हैं, लेकिन इससे भी आप मार्केटेबिलिटी 100% चेक नहीं कर सकते हैं। आपको एक्चुअली में ड्यू डिलिजेंस यूज करना होगा। आपको देखना होगा मूवमेंट ऑफ स्टॉक क्या है। ठीक है। मूवमेंट ऑफ स्टॉक क्या है, क्या पैटर्न पे स्टॉक जा रहा है। ठीक है। और क्या पैटर्न पे कैश आ रहा है, ये सब चीजें आपको पकड़नी होगी। डिलीवरी का फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑर्डर का फ्रीक्वेंसी क्या है, सेल का फ्रीक्वेंसी क्या है, स्टोरेज का फ्रीक्वेंसी क्या है, गुड्स डिटोरिएट जो हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, मूवमेंट का फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये सब चीजें आपको एक हेल्दी टर्नओवर किसी भी स्टॉक्स को इंडिकेट करता है, जिससे हम लोग सही से उसकी मार्केटेबिलिटी देख सकते हैं। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, स्टेगनेशन आ जाता है। ठीक है। अदर हैंड में तो आपका जैसे स्टेगनेशन क्या होगा, जैसे कुछ गुड्स और कमोडिटी है जो कि इजीली मार्केटेबल नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग स्टेगनेशन बोलते हैं, वो रुक गया है उसकी प्राइस जो है। तो ऐसे भी कुछ केसेस होते हैं। तो ये आप मार्केटेबिलिटी जब अच्छे से चेक करोगे तो आपको ये सब चीजें पता चल जाएगी। जैसे एग्रीकल्चर एडवांस के में जो भी हम लोग देते हैं, जैसे उसमें दाल चावल तेल ये सब जो जो होता है, तो इसका हेल्दी टर्नओवर आपको स्टॉक से पता नहीं चलेगा। ठीक है। ये हमेशा आपको इसका हेल्दी स्टॉक से पता नहीं चलेगा। ठीक है। क्योंकि ये सीजनल क्रॉप्स है,
और बहुत सारे रीजन्स होते हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये था हमारा मार्केटेबिलिटी। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्टोरेज ऑफ प्लेस्ड गुड्स। चलिए, स्टोरेज और प्लेस ऑफ गुड्स जाने से पहले हम लोग एक चीज को यहाँ पे अच्छा से समझते हैं कि प्लेज और हाइपोथिकेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, प्लेज और हाइपोथिकेशन दोनों ही क्या है, लिएन चार्ज है, जो कि हम लोग एसेट्स पे लगाते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए सबसे पहले प्लेज को समझिए। प्लेज में क्या होता है कि ऑनरशिप जो है वो हमेशा बोरोवर के पास रहता है। ऑनरशिप क्या होता है, हमेशा बोरोवर के पास होता है। जैसे अगर गोल्ड लोन है, तो गोल्ड लोन, गोल्ड कहाँ पे रहेगा, बैंक में रहेगा, और उसका मालिक कौन रहेगा, बोरोवर ही रहेगा। ठीक है, ये किस में हो रहा है, गोल्ड लोन में हो रहा है। ठीक है, अब इस, लेकिन पोजीशन किसका होगा, गोल्ड पे पोजीशन किसका है, बैंक का है, क्योंकि बैंक उसके अगेंस्ट में लोन दिया है। तो ये है प्लेज। ठीक है, प्लेज में क्या हो रहा है, पोजीशन बैंक का होता है, मगर ऑनरशिप किसका होता है, बोरोवर का होता है। ये है प्लेज। तो गोल्ड लोन इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब आते हैं हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन में क्या होता है, ऑनरशिप और पोजीशन ये दोनों बोरोवर के पास रहता है। प्रोडक्ट भी बोरोवर के पास रहेगा, ठीक है, और ऑनरशिप भी बोरोवर के पास रहेगा। तो बैंक के पास क्या रहता है, बैंक के पास सिर्फ चार्ज होता है, उसमें बैंक उस पर सिर्फ चार्ज क्रिएट करता है। ठीक है, कि बैंक उस पर हाइपोथिकेशन चार्ज क्रिएट करता है। अगर इन केस आप डिफॉल्ट करते हैं तब बैंक उस प्रोडक्ट पे को अपने हैंड में ले सकता है। ठीक है, जैसे कार लोन, अगर आप कार लोन लेते हो तो क्या होता है, कार भी आपके पास होती है, मालिक भी आप होते हैं, लेकिन चार्ज बैंक का होता है। इन केस अगर आप रीपेमेंट नहीं करते तो गाड़ी बैंक उठा लेगी एज पर लॉ। तो हाइपोथिकेशन और प्लेज में ये चीजें डिफरेंस है, इसको आप अच्छे से समझ लेना। हाँ? चलिए हम लोग आते हैं स्टोरेज ऑफ प्लेस्ड गुड्स पे। अब देखिए, स्टोरेज ऑफ प्लेस्ड गुड्स में हमको ध्यान रखना है सबसे पहले कि आपका जो गुड्स है वो कहाँ पे स्टोर है। ठीक है, गुड्स कहाँ पे स्टोर है, अगर गोडाउन में है तो गोडाउन में आपका क्या होना चाहिए, गोडाउन में बाहर में एक बोर्ड लगाना चाहिए, और बोर्ड में क्या लिखाना चाहिए, आपका हाइपोथिकेशन ऑफ जो भी बैंक का नाम है वो, ताकि हर कोई समझ जाए ये गोदाम में जो भी प्रॉपर्टी है वो बैंक की है। ठीक है, मतलब बैंक का उस पे चार्ज है, बैंक का उस पे क्या चार्ज है, कोई भी उसका इलीगल यूज ना कर सके। तो ठीक है, ये चीजें होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट बैंक के पोजीशन में है। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब दूसरा क्या है कि जो प्रोडक्ट है गोडाउन, गोडाउन के अंदर में उसका प्रॉपर इंश्योरेंस होना चाहिए। और इंश्योरेंस किस पे होना चाहिए, इंश्योरेंस किस पे होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए फुल वैल्यू पे। सपोज करिए कि अगर हमने 100 करोड़ का लोन दिया है, ठीक है, और मार्जिन 25 जोड़ करके टोटल गोडाउन में 125 करोड़ का माल है, तो हमें ऐसा नहीं कि इंश्योरेंस 100 करोड़ पे कराना है, हमें ये पूरे माल पे कराना है, 125 पे कराना है, 125 करोड़ पे कराना है। अगर हम 100 पे करते हैं फिर क्या होता है, जब अंडर राइटर होगा इंश्योरेंस तो हमें बहुत कम जा करके मिलेगा। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, बैंक को लॉस सफर करना पड़ेगा अगर कोई किसी भी तरह की घटना होती है। तो जो गोडाउन के अंदर जो स्टॉक है, जो उसकी फुल वैल्यू है, उसको हमें कवर करना है। ठीक है, और हमेशा याद रखना है कि जिससे हमारा लोन कवर हो जाए, जो अमाउंट हमने क्रेडिट दिया है उतना का हमको एटलीस्ट मिनिमम तो करना ही करना है। मैक्सिमम अगर कस्टमर के पास ज्यादा स्टॉक है, वो रिक्वेस्ट करता नहीं मुझे ज्यादा कराना है, तो आप उस पर कर सकते हो। ठीक है, ये चीजें हो गई। दूसरा है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी होगी वो आपका हमेशा बैंक के नाम पे होगी। और अगर बोरोवर ने पहले से कोई पॉलिसी ले लिया है तो फिर उसको चेंज करा के असाइन कराना होगा जिस बैंक में उसका लोन है। ठीक है, इसके अलावा जो रिसिप्ट वगैरह है इंश्योरेंस पॉलिसी का, ये सब बैंक के पास रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन केस ऑफ कोई लॉस होता है तो बैंक इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेशन देगी कवरेज के लिए, वो आके वेरीफाई करेगा, ऑडिट करेगा, चेक करेगा, फिर जाके वो कवरेज देगा, प्रोवाइड करेगा जो कंपनसेट अमाउंट होता है। ठीक है, तो ये बात थी कि जब आपका प्रोडक्ट किसी स्टोरेज में रहता है, गोडाउन में रहता है। अब यहाँ आपके अगर कोई गोडाउन ही प्लेस में है बैंक का, अगर गोडाउन ही प्लेस में है बैंक का, तो वहां पे क्या क्या चीजें जाननी है। सबसे पहले कि गोडाउन जो है वो ब्रांच के जुडिशियल एरिया में है कि नहीं, ब्रांच वहां पे जाके इंडिपेंडेंट उसको एक्सेस कर पाता है कि नहीं, कोई इंक्रोचमेंट तो नहीं है, कोई इनकम्बरेंस तो नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती है अगर कोई गोडाउन प्लेस में है। ठीक है, उसकी सेफ्टी पे हमको ध्यान रखनी होती है। ठीक है, रास्ता है कि नहीं, रोड है कि नहीं जाने के लिए, तो हमारा कोई बैंक ऑफिसर अगर इंस्पेक्शन में जाए तो वो वहां तक इजिली रीचेबल, एक्सेसिबल है कि नहीं रोड के द्वारा। ठीक है,
गोडाउन जो होना चाहिए जो भी प्लेस में होगा वो फर्स्ट क्लास गोडाउन होना चाहिए। फर्स्ट क्लास का मतलब क्या हुआ, वो सिक्योर बना होना चाहिए, लीक प्रूफ होना चाहिए, सीलिंग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग डोर होना चाहिए, छत होनी चाहिए, रूफ होनी चाहिए। अगर रूफ नहीं भी है तो ऊपर जो भी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम होना चाहिए, वाटर लीकेज ये सब का पूरा बंदोबस्त होना चाहिए। अगर किसी तरह का कोई डेंजर होता है तो उसके लिए वहां पे बचाव हो। ठीक है, तो ये भी आपको चाहिए। दूसरा है ऑनरशिप। अगर गोडाउन उनका खुद है, बड़ों का खुद है, तो वो उसका ऑनरशिप प्रोवाइड करेंगे। ओनरशिप में क्या, पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स, म्यूनिसिपलिटी प्रॉपर्टी टैक्स, डीड्स वगैरह जो भी है। और अगर उन्होंने रेंट पे गोडाउन लिया हो तो वहां से वो एक रेंट एग्रीमेंट बैंक को प्रोवाइड करेंगे कि ये गोडाउन उन्होंने रेंट एग्रीमेंट पे लिया हुआ है। ठीक है, गोडाउन के अंदर जो भी स्टॉक है उसको आप प्लेस कर लो। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक्स। चलिए हम लोग बात करते हैं हाइपोथिकेटेड स्टॉक्स की। तो हाइपोथिकेशन में क्या होगा हमारा, पोजीशन और ऑनरशिप दोनों बोरोवर के पास होती है, बैंक से उस पर चार्ज क्रिएट करता है। इन केस ऑफ लोन अगर डिफॉल्ट होता है तो बैंक उसको अपने कस्टडी में ले सकता है, लेता है, ले सकता है। ऐसा प्रोविजन है। अब क्या है कि जो स्टॉक है उनके पास, जो बैंक का हाइपोथिकेटेड है, उसको उसको एक इंटरवल पे स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है एज पर बैंक टर्म्स। डेली हो सकता है, वीकली हो सकता है, फोर्टनाइट हो सकता है, मंथली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, जो भी है सैंक्शन टर्म्स में। उस पे बोरोवर को क्या करना है, साइन करके कंप्लीट जो भी स्टॉक्स है उसको सबमिट करना है। इन केस अगर बोरोवर नहीं करता है तो बैंक के पास राइट है कि अगर उस अकाउंट का कोई भी चेक आता है तो उसको ऑनर नहीं किया जाए जब तक कि स्टॉक स्टेटमेंट बोरोवर सबमिट नहीं करता है। ये चीज आप याद रखिएगा। ये दूसरी चीजें हैं कि हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है कि जो स्टॉक है वो बोरोवर के कस्टडी में है या नहीं है, इसको भी आपको वेरीफाई करना है। स्टेटमेंट जो बोरोवर प्रोवाइड करेगा उसको चेक करना है, फिर उसको जाके गोडाउन में क्रॉस चेक करना है, वैल्यू क्वांटिटी ये सब आपको उसके जो बैंक ऑफिसर जाएंगे ये एक रिपोर्ट बनाएंगे, ये जो उन्होंने स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट किया है तो उसके अगेंस्ट में कितना एक्चुअल में है। ठीक है, और ब्रांचेस को उस बोरोवर के बारे में एक आइडिया होना चाहिए कंसर्न ऑफिसर को कि वो कितना परचेस कर रहा है, कितना सेल कर रहा है। सडनली कोई पैसा तो ज्यादा उसको नहीं विड्रॉ कर रहा है, या सडनली उसके अकाउंट में ज्यादा पैसा रिसीव तो नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज के बारे में बैंक को, ब्रांच को आइडिया होनी चाहिए। ठीक है, और वैल्यूएशन हमेशा आपको स्टॉक का करते रहना है, और अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो एक्सपर्ट वैल्यूअर से आप उसको कराइए। ठीक है, ये था हाइपोथिकेटेड स्टॉक्स के बारे में। चलिए अब हम देखते हैं इंस्पेक्शन ऑफ स्टॉक। तो इंस्पेक्शन अथॉरिटी जो भी होगा, जो भी ऑफिशियल्स होगा वो जाएंगे और जो स्टॉक है उसका इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन में वो देखेंगे कि बोरोवर का प्लेस है या नहीं, टाइटल है कि नहीं, स्टॉक करेक्ट है नहीं जो उन्होंने दिया है, वेरिफिकेशन करना है, गोडाउन सही है कि नहीं है, साइन बोर्ड है कि नहीं वहाँ पे, बैंक का लॉक है कि नहीं या उनका लॉक है कि नहीं, कंडीशन ऑफ एडवांस क्या है, ऑब्जर्वेशन करना है इंश्योरेंस का, वैल्यूएशन देखना है आपको। तो ये सब चीजें आपको इंस्पेक्शन ऑफ स्टॉक्स में करनी है। इसके अलावा जो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स होगा उनको ये चीजें चेक करनी होती है, वो अपनी रिपोर्ट में लिखेंगे। मूवमेंट ऑफ स्टॉक क्या है, स्टॉक का एज क्या है, कितना दिन पुराना है, पैकेजिंग कैसा है, स्टोरेज कैसा है। ठीक है, अनप्लेस्ड या अनहाइपोथेकेटेड स्टॉक कितना है, जो कि बैंक जो उन्होंने स्टॉक स्टेटमेंट में नहीं दिया हुआ। सपोज करिए उनकी गोडाउन में 2 करोड़ का माल है और वो वहां जाके बोल रहे हैं मेरे पास 1.5 करोड़ का ही माल है, तो वो बाकी तो वो नहीं हुआ, तो बैंक को वो भी देखना है। गोडाउन का एक्सेसिबिलिटी क्या है, कंडीशन क्या है, कस्टडी किसके पास होता है, चाबी किसके पास होती है, रेंटेड है कि नहीं, अगर रेंट है तो बैंक के नाम पे है कि बोरोवर के नाम पे, ये सब देखना है। ठीक है, और गोडाउन का रेंट वगैरह टाइम पे पेमेंट होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको इंस्पेक्शन ऑफ स्टॉक्स के दौरान आपको देखनी है। हम लोग एजुकेशन लोन के बारे में देखते हैं। एजुकेशन लोन हमें कैसे ब्रांच में प्रोसेस करना है, ये जो आईबीए का स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है ये हर बैंक फॉलो करती है एजुकेशन लोन के रिगार्डिंग। आईबीए क्या है, इंडियन बैंक एसोसिएशन, आपको पता है। IBA has designed a model education loan scheme to provide uniform guidelines for all banks in India. The scheme is meant to help deserving students pursue higher study in India and abroad. Almost all public sector bank and may private bank adopt this model with minor variations. ठीक है, ऑलमोस्ट 95% बैंक ऐसा यूज करती है, कुछ माइनर वेरिएशन उनके गाइडलाइंस में हो सकता है। एलिजिबिलिटी क्या है, स्टूडेंट मस्ट बी इन एन इंडियन नेशनल,
must have secured admission to a recognized course through entrance test merit based selection course eligible ग्रेजुएशन पोस्ट मतलब वो आपको एचएस मतलब इंटर आईएससी आईए जो प्लस हायर सेकेंडरी वो पास करने के बाद ही आपको जो भी कोर्स करना है उसके लिए एजुकेशन लोन मिलेगा एज पर आईबीए गाइडलाइन पीजी करना हो प्रोफेशनल टेक्निकल डिप्लोमा इंडिया बोर्ड स्पेशल स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल कोर्स वगैरह जो भी करना है आपको यहाँ से मिलेगा लोन अमाउंट क्या है इन इंडिया आप 10 लाख तक ले सकते हैं अब्रॉड 20 लाख तक ले सकते हैं इसमें एक अपडेटेड हुआ है इसमें एक अपडेटेड क्या मैं आपको बता रहा हूँ लोन अमाउंट जो इसमें इंडिया में था वो 10 लाख था लेकिन इसको भी इंक्रीज कर दिया गया ठीक है अब्रॉड में 20 लाख था ये 2016 की आईबी की जो पॉलिसी थी अब इसको चेक कर लेना चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्सपेंस क्या कवर्ड होगा ट्यूशन फी होगा आपका हॉस्टल फी होगा एग्जामिनेशन लाइब्रेरी लेबोरेटरी चार्ज परचेस ऑफ बुक लैपटॉप वगैरह ट्रैवल एक्सपेंस फॉर अब्रॉड स्टडी एनी अदर कोर्स रिलेटेड एक्सपेंस होगा तो वो इसमें कवर होगा मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है 4 लाख तक नो मार्जिन है और 4 लाख के ऊपर में 5% मार्जिन है इंडिया के लिए और 15% मार्जिन है अब्रॉड में पढ़ाई करने के लिए सिक्योरिटी क्या चाहिए 4 लाख तक कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए पेरेंट्स और गार्जियन को ओवर हो जाएंगे और 4 लाख से ऊपर 7.5 लाख तक जो होता है उसमें पेरेंट थर्ड पार्टी गारंटर होंगे और अब 7.5 लाख के ऊपर में क्या होगा कोलेटरल सिक्योरिटी लगेगा ठीक है दैट्स मीन मॉर्गेज चलिए इंटरेस्ट रेट क्या होगा इंटरेस्ट रेट अगर रेपो एमसीएलआर से लिंक है तो वो होगा और अगर गर्ल्स फीमेल स्टूडेंट है उसको 0.5 कंसेशन मिलेगा ठीक है और अगर मॉनिटरिंग पीरियड में वो पैसा जमा करते हैं तो 1% उनको इंटरेस्ट कंसेशन मिलेगा रिपेमेंट क्या होगा रिपेमेंट टोटल ओवरऑल 15 साल होना चाहिए इंक्लूडिंग मॉनिटरियम कोर्स पीरियड सब मिला करके ठीक है मॉनिटरियम हम कितना देंगे कोर्स का जितना पीरियड है प्लस 1 ईयर्स या 6 मंथ्स आफ्टर गेटिंग जॉब इस दोनों में से जो पहले होगा उस प्लस वो प्लस कोर्स पीरियड ये उसका मॉनिटरियम आ जाएगा ठीक है इंटरेस्ट इज चार्ज ड्यूरिंग द मॉनिटरियम बट वी स्टार्ट आफ्टर कोर्स अब मॉनिटरियम के समय क्या हो सकता है कि आप इंटरेस्ट आप भी कर सकते हैं आपके पेरेंट्स नहीं तो आप डायरेक्ट आपका मॉनिटरियम कंप्लीट होने के बाद जब की ईएमआई स्टार्ट होगी उसमें लोन रिस्ट्रक्चर करके आपको आपसे ईएमआई लिया जाएगा ठीक है इंश्योरेंस क्या होगा लाइफ इंश्योरेंस होगा जिस स्टूडेंट के नाम पे लोन होगा ठीक है गवर्नमेंट स्कीम क्या क्या है इसमें तो सीएसआई सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के तहत आपको जिनका पेरेंट्स का 4.5 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होगा ईयरली तो उनको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा ठीक है और बहुत सारे गवर्नमेंट के स्टेट वाइज बहुत सारे स्कीम है उसके तहत भी सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाती है प्रोसेसिंग चार्ज 7.5 लाख तक बैंक को नहीं लेना है ठीक है डॉक्यूमेंट चार्ज लग सकता है प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगेगा और स्टूडेंट को कभी कभी फिनेंशियल कैपेबिलिटी सर्टिफिकेट लगता है वैसे स्टूडेंट को जो अब्रॉड पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो बैंक उनको फिनेंशियल कैपेबिलिटी सर्टिफिकेट देना है और फिर हमको फॉलो अप भी करते रहना है कि स्टूडेंट हर सेमेस्टर वाइज पास कर रहा है कि नहीं पास कर रहा है पास कर रहा है तो उसका पास करने का एग्जाम मार्कशीट वगैरह सब चाहिए ताकि वो फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में जा रहा है ये हुआ आपका फॉलो अप यहाँ पे चीज आपको ध्यान में ये रखनी है कि डिसबर्समेंट के समय आपको जो है कॉलेज के अकाउंट में ही पैसे देने हैं ठीक है